Hello everyone, I am CA Rupal Jain, making international taxation easy for you. I hope you guys are studying very well and मुझे इस टाइम में आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है और डेफिनेटली आप लोग क्या बोलते हैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो इंटरव्यू में मेरा नाम ज़रूर लेना, ठीक है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से। मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ, एक्चुअली 1.5 साल से मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के पीछे मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब वो सब चीज़ों को छोड़ दो और अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी इस वीडियो पे अपन क्या करने वाले हैं, तो अपन करने वाले हैं व्हाट टू टेक इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, क्या क्या आपको एग्ज़ाम में लेके जाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ें भर के नहीं ले जाना है ना, जितना लिमिटेड रिक्वायर्ड है। हाँ, उसमें भी थोड़ी चीज़ें है ही, भर तो जाएगा, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, तो ठीक है। और ये ब्लैक बैकग्राउंड एकदम कूल लग रहा है, हटाने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें, हटाना पड़ेगा क्योंकि आईपैड ऑन होगा, स्क्रीन आएगी पीछे तो हटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब आ गए अपना वाइट बैकग्राउंड वापस से। कभी इसको अपन ब्लैक स्क्रीन करके देखेंगे। आई थिंक नाइट मोड का ऑप्शन है, डार्क थीम चेंज टेम्पलेट, हाँ चेंज टेम्पलेट में आता है एक थीम का ऑप्शन वाइट की जगह, अगर मेरे को ब्लैक लेना है तो, एंड अप्लाई, हाँ एंड इट्स क्वाइट लुकिंग गुड, ठीक है। तो अपन यही करते हैं, तो अपन इसी में लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कूल भी लग जाएंगे इसमें अपन, और कलर अपन इसमें लेते हैं रेड, वाव वो तो और ही कूल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट टू कैरी फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन में सबसे पहली चीज़ जो आपको कैरी करनी है वो क्या है, चार्ट नोट्स, मतलब जो मैंने आपको चार्ट नोट्स दिए वो कैरी करना है, ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, केस स्टडी क्रक्स। केस स्टडी क्रक्स के एक्चुअल में 35 जो आपकी केस स्टडीज़ है उसके आंसर है, कभी अटक गए तो, ठीक है। ये जो केस स्टडी क्रक्स है वो एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा काम आएगा, और केस स्टडी क्रक्स से आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक बार जब आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज़ एक बार आपने पूरे MCQ सॉल्व कर लिए, उसके बाद एक बार आपकी केस स्टडी डाइजेस्ट हो गई, उसके बाद अब 2 या 3 बार केस स्टडी क्रक्स को भी देख के रिवाइज कर लो। अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली MCQ ओपन करने से अच्छा केस स्टडी क्रक्स पलट लो, और अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके लिए बहुत बेटर होगा और बुक जो है वो अपनी लगने लगेगी, अपनी लिखे हुए, ठीक है। थर्ड है आपका इंडेक्स, जो मैंने आपको तीनों जो इंडेक्स दिया है ना वो आपको तीनों अपने साथ कैरी करना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपको ऑब्वियसली केस स्टडी डाइजेस्ट जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिली है, वो जो 35 केस स्टडी का कॉम्बो बेसिकली वो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्या, 5th नंबर में आपका आता है DT समरी बुक। C+ आपको ये जो स्टडी मटेरियल है वो भी कैरी करनी है ना इंस्टीट्यूट की, ठीक है। इंस्टीट्यूट की स्टडी डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल वो कैरी करोगे, और जहाँ से भी आपने अगर डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस लिए तो डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस भी कवर करोगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेक इन एग्ज़ाम, ये आपको चीज़ें जो है एग्ज़ाम में लेके जानी है। प्लस टॉपिक टू फोकस ऑन, अभी आपको कौन कौन से टॉपिक में फोकस करना है। मैं इसको ना फोकस इसलिए करवा दूँ क्योंकि ना ये टॉपिक पे मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडी का फोकस कम है, लेकिन ये जो टॉपिक है उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहले कभी नहीं आया, और जिस चीज़ पे पहले क्वेश्चन नहीं आता है ना उस चीज़ पे क्वेश्चन आता है। तो इधर अपन डिस्कस करेंगे DT के टॉपिक जो स्पेशली DT के अंदर आते हैं, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे IDT नहीं INT इंटरनेशनल टैक्सेशन के टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या करना है बेटा, डिडक्शन पे फोकस करना है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। जो आपकी चैप्टर 6A की डिडक्शन है वो आपको क्या बोलते हैं हमेशा फोकस करनी। इसमें स्पेसिफिकली आपको क्या फोकस करना है, आपका 80C हो गया, 80D हो गया, आपका 80TTA, हाँ इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड 80TTB, ये सब चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको फोकस करना है PGBP में। PGBP के टॉपिक में एक तो आपका जो कैश है, अगर आप मोर देन 10,000 अगर पे कर देते हो तो इस पर फोकस करना है। एक एक्सपेंस जो है आपका वो अलाउड होगा या फिर डिसअलाउ होगा, उसके ऊपर आपको एक फोकस रखना है, ठीक है।
उसके बाद आपको जो थर्ड टॉपिक है जो लगता है कि 115 BAC, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछे जाने के बहुत चांसेस है और टैक्स लायबिलिटी सॉल्व करने आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा तो आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार 115 BAC ये सब चीज़ें एकदम ध्यान से पढ़ के चल जाना एक दिन। एक आपका TDS फेवरेट टॉपिक ऑफ द इंस्टीट्यूट ऐसा लग रहा है। बिजनेस ट्रस्ट, आप आजकल बिजनेस ट्रस्ट पे बहुत पूछा जा रहा है, तो बिजनेस ट्रस्ट वगैरह के टॉपिक जो आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद INT पे एक आपको टॉपिक जो फोकस करना है वो है MLI, मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट, मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये इसमें आपका CTA वगैरह इस कवर होता है, तो ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्या होगा यहाँ पर आपका पिलर्स ऑफ बेप्स जो है वो आपको एक बार देखना है। थर्ड आपका है रिफंड ऑफ TDS। उसके बाद एक बार आप ये TI टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ। पहला पॉइंट, व्हेन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। तो ना मैंने बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है स्पेसिफिकली कि मैम अब ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी, कब होगी। तो सीधा सीधा एक लॉजिक है और एक ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है इसको सोचने का, ठीक है। क्या प्रोसेस है कि आपको चेक करना है कि उस कंट्री के साथ हमारा DTAA है कि नहीं है, ठीक है। अगर DTAA है या DTAA नहीं है, अगर DTAA नहीं है उसकी बात पहले कर लेते हैं कि अगर DTAA नहीं है तो हम लोग को जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, उसके हिसाब से आंसर लिखना है। मतलब कि अगर इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है तो टैक्सेबल है, रिसीव हो रही है तो टैक्सेबल है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। मैं बात नॉन रेसिडेंट की कर रही हूँ ना प्लीज़। तो अक्रू इंडिया में हो रही है, रिसीव इंडिया में हो रही है तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर इंडिया उसके साथ DTAA है, ठीक है, तो क्योंकि DTAA जो होता है वो इनकम टैक्स एक्ट को क्या बोलते हैं ओवरराइड करता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या बोलते हैं आपको आंसर जो है वो DTAA और प्लस DTAA ऑब्वियस सी बात है, उस क्या बोलते हैं उसे आर्टिकल है वो किसमें मेंशन होते हैं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन में। और DTAA पे मान लो अगर कोई स्पेसिफिक इनकम है जैसे कि रॉयल्टी हो गया, FTS हो गया या बिजनेस प्रॉफिट हो गया, तो उसके लिए आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन का भी टॉपिक रेफर करेंगे, ठीक है। और जब DTAA होता है ना तो बेसिकली एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट और DTAA विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल, ये चीज़ होती है। अब तो ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बट DTAA बनाया ही इसलिए जाता है कि वो बेनिफिशियल हो, तो ऑब्वियसली बात है मोस्ट ऑफ द केसेस में भी DTAA फॉलो होगा। तो हमेशा एक्चुअल में होता है क्या, जब DTAA होता है तो एप्लीकेबल होती है इनकम टैक्स एक्ट और DTAA विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल। और जब DTAA को लिख रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली मतलब कौन से टॉपिक लिखोगे, तब मॉडल टैक्स कन्वेंशन के टॉपिक लिखोगे, फिर मोर जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी होगी, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद कुछ जो पॉइंट्स हैं जो बच्चे ज़्यादा थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उस पॉइंट्स को मैं आप लोग को एक बार बताना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे बच्चे जो है वो काफ़ी नहीं थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। पहली बात तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप 80C में LIC का पेमेंट करते, LIP का पेमेंट करते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, हाँ, तो अगर वो नॉन रेसिडेंट है और वो इंडिया के बाहर भी पे कर रहा है तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगी नॉन रेसिडेंट को, ठीक है। लेकिन सेम सेक्शन में 80C में अगर आप ट्यूशन फीस का पेमेंट इंडिया के बाहर करते हो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहली बात तो है LIC पेड आउटसाइड इंडिया अलाउड अंडर 80C, अलाउ हो जाएगा 80C में। सेकेंड आई थिंक इट्स LIP है ना। उसके बाद सेकेंड है ट्यूशन फीस पेड आउटसाइड इंडिया नॉट अलाउड अंडर 80C।
वो ATC में अलाउ नहीं होगा। थर्ड जो आपका केस है वो क्या बोलते हैं, MIP मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आउटसाइड इंडिया। तो इसमें भी क्या होगा आपका डिडक्शन क्या बोलते हैं, नॉट अलाउड। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, नॉट अलाउड अंडर 80D। 80D में आपको ये डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगी। मतलब सी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिया के बाहर पेमेंट करोगे चलेगा, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिया के बाहर पेमेंट करोगे तो वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे ही है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे ये पॉइंट है कि जो आपको एडिशनल डिडक्शन मिलती है ना 25,000 की फॉर सीनियर सिटीजन is only for resident senior citizen, is only for resident senior citizen। वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न के लिए है, वो नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है। इस चीज़ को भी आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अगर MN लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मिलियन। एक बार के लिए कहीं पर मैं भटक गई थी, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग मत भटकना और ये कर लेना। और एक टॉपिक जो मैं रिकमेंड करना था पढ़ने के लिए वो है आपका डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन। डिविडेंड स्ट्रिपिंग, इसमें क्योंकि अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट जो है वो डिविडेंड से रिलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको बाहर से डिविडेंड वगैरह मिल रहा है तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग प्लस इसका जो इफेक्ट है प्लीज़ ध्यान से पढ़ के आना, प्लस बोनस स्ट्रिपिंग, क्योंकि इस पर क्या है, अमेंडमेंट है ना, डिविडेंड बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं उस पर आपको पढ़ के आना है, कब कैसे कहाँ पे टैक्सेबल होगा, ये चीज़ आपको पढ़ के आनी है, ठीक है। और ये हो गया एक्सपेंस अलाउबिलिटी हो गई, 115B AC हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। और कोई टॉपिक है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले पूरा रीड करना क्वेश्चन, उसके बाद ही कि कहाँ तक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है और कहाँ पे आपको सॉल्व करना है। प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गया है तो हो गया, तो आपको सिर्फ सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है क्वेश्चन में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ना एक चीज़ ध्यान रखना कि ना प्राइमरी एडजस्टमेंट और सेकेंडरी एडजस्टमेंट पूछने के कई तरीके हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना कि वो कैसे पूछ रहा है। मतलब आज तक आपने जो 35 केस स्टडीज़ पूछी होगी तो जिस तरीके से उसमें पूछा गया वैसे ही तरीके से पूछा जाएगा। बहुत कम ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट लिखना है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, वो हमेशा थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से पूछता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। प्लस अभी क्या बोलते हैं, हमने कुछ एडिशंस किए हुए हैं। सबसे पहली बात तो 3 केस स्टडी ऐड हुई है, जो ये ना MTV की केस स्टडीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 केस स्टडीज़ जो है वही डिफरेंट है, बाकी इसके अलावा जितनी भी केस स्टडीज़ है MTP की बाकी वगैरह की वो सारी चीज़ें जो वो रिपीट है, पूरा रिपीट है, बस नाम चेंज है, अमाउंट चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्या बोलते हैं वो है। तो ये किसकी बात कर रही हूँ, आप लोगों ने जो फुल कोर्स परचेज़ किया है या फिर जो भी कोर्स परचेज़ किया है तो आपकी गूगल ड्राइव में ये अभी रिसेंट अपडेट हुआ है, तो इस चीज़ को आपको एग्ज़ाम के पहले करके जाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 3 केस स्टडीज़ है, उसको सॉल्व करके जाना है, देख के जाना है एक बार, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। तो पहले हमने 4 आपको पास्ट एग्जाम पेपर्स दिए थे और अभी आपको मिल रहा है ये 3 केस स्टडी और ऐड हुई है, ये आपको करना है, ठीक है। दूसरा आपका एक फोल्डर अभी जो एक नया ऐड हुआ है वो होगा बेटा आपका अमेंडमेंट का इन नोट्स। तो ना नोट्स में कुछ कुछ जगह पे अमेंडमेंट है, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें जो है
वो जैसे टाइम लिमिट में कई जगह एक जगह APA में 90 होना था तो वो 30 लिखा गया, तो वो, और एक जगह नो पी इन लिखना था तो पी इन इंडिया लिखा गया। तो ऐसे कुछ माइनर चेंजेस हैं, और एक लिस्टेड शेयर की जगह अनलिस्टेड ऐसा कुछ है। तो 3 4 या 5 6 कुछ तो भी चेंजेस है नोट्स में। तो येलो कलर से आपको वो मेंशन्ड है, ठीक है, कि कौन सा आपको अमेंड करना है। तो वो प्लीज़ आप इस फोल्डर को देख के एक बार अपने नोट्स में उसको अमेंड कर लेना, तो ये आपका वो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो आपका जो बेप्स वाला टॉपिक है ना, उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड की। एक तो पहले MLI टॉपिक जो है वो ऐड किया, मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, हाँ, इसमें ना गार भी, MLI प्लस गार, ठीक है। गार में जो आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, छोटा सा टॉपिक है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चीज़ें हैं। तो बेप्स में और गार, तो ये दोनों जो वो स्पेशली वो होना चाहिए। तो बेप्स में सबसे पहले क्या होगा, एक तो MLI मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अमेंड होगा। जितना भी अमेंडमेंट वाला टॉपिक है उसमें येलो कलर का पार्ट है, तो आप उस टेंशन मत लो, वो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा कि ये है इजी, ठीक है। तो बेप्स में क्या किया है, MLI जो वाला जो पार्ट है, मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट, वो ऐड किया है, ताकि वो ज़रूरी था। स्टडी मैट में भी था, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और आ रहे हैं रिपीटेडली, और ज़्यादा चांसेस है कि इस अटैम्प्ट में भी आए, क्योंकि इसमें थोड़ा इस बार अमेंडमेंट भी है, ठीक है। तो इस अटैम्प्ट में भी आए, इसलिए हमने इसको डाल दिया है टॉपिक में, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ जो है, स्टार्टिंग के ना कुछ थ्योरी क्वेश्चंस थे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बेप्स क्या होता है, तो ये सब में ना मे बी MCQ पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है पूछे नहीं पूछे, आई कांट गारंटी, बट पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने उसको भी ऐड कर दिया है, ताकि आप लोग को वो ना हो करके, ठीक है। और एक्शन नंबर 5 है, एक्शन नंबर 5, हाँ, काउंटर हार्मफुल प्रैक्टिसेस करके, तो वो वाला टॉपिक जो है वो भी एक अपडेट हुआ है। तो आपको वो जो अपडेटेड वाला जो ये वाला जो फोल्डर है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई है। तो बाकी ये जो है वो तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल छोटा छोटा अमेंडमेंट है, वो तो 5 मिनट का काम है। बेप्स में आपको क्या बोलते हैं, एक बार रीड करना पड़ेगा। MLI जो है वो 2 पेज का ऐड हुआ है, तो अराउंड, तो आपको वो जो है बेप्स का टॉपिक जो उसमें MLI जो है वो एक बार आपको पढ़ना है। और गार वगैरह तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा डिटेल में, तो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, और वो एकदम छोटा सा टॉपिक है, तो उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 3, हाँ, चौथा एक जो है, हमने एक फोल्डर एक और अलग से ऐड किया है अमेंडमेंट करके। अब ये अमेंडमेंट है क्या, तो जो चार्ट्स हैं वो ऑलरेडी अमेंडेड है, और सारी जो अमेंडेड वाली चीज़ें हैं वो चार्ट के अंदर कवर्ड है, ठीक है। बट कई बार मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो अमेंडमेंट वाला पार्ट होता है उससे एक्स्ट्रा पूछा जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। चार्ट फॉर्म में तो इंक्लूडेड है, पर डिटेल फॉर्म में जो था उसको हमने एक टॉपिक बना के रखा है, अमेंडमेंट वाला पार्ट। मोस्ट प्रोबेबली उसको भी मैं एक बार क्या बोलते हैं रेपिटेटिवली वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उसके लिए अपन अमेंडमेंट के लिए एक सेपरेट टॉपिक वो कर लेते हैं, वीडियो कर लेते हैं, ताकि क्या होगा उससे आपको अमेंडमेंट क्लियर भी हो जाएंगे, और आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता था तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप अमेंडमेंट वाला वीडियो जो है वो रेफ़र कर लेना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने एडिशन किया अपने नोट्स में, तो नोट्स में आप लोग ये देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपको 1.5 डेज़ में क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो मेरे हिसाब से तो पहले आप सॉल्व ऑल MCQ, आप सारे MCQ सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। 35 केस स्टडी के जितने भी MCQ पहले सारे सॉल्व कर लिए। उसके बाद आपका आ जाएगा सॉल्व डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। एक बार इस बार अपन क्या करते हैं, ज़्यादा बेटर आप डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करो, आपका जल्दी होगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। पहला करो आप सॉल्व डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में भी तो वही करना है ना, तो अभी से तैयारी क्यों ना करें, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम में आप तभी कर पाओगे जब आप अभी ये चीज़ कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन तरीका क्या होगा, तो तरीका होगा आपका वही, तो टॉपिक वाइज आपका इंडेक्स है, तो आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है कप मेथड से। कप मेथड का क्वेश्चन खोलना है, ओपन करना है, जो आपका टॉपिक था वो रीड करना है, और वो सॉल्व करते हुए ऐसे करना है। फ़ायदा क्या होगा इस तरीके से करने से, कि आपका पहले तो टॉपिक के ऊपर पकड़ बैठेगी, आप इजीली कर पाओगे, बार बार एक ही टॉपिक में पढ़ेगा, तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बैठ होगा। और एक बार आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो, तो MCQ तो ईजी है, वो तो ऐसे भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। और एक बार डिस्क्रिप्टिव में कंसेप्ट क्लैरिटी बैठ गई, सॉल्व होना स्टार्ट हो गया, तो फिर वो तो बाकी चीज़ें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो
तो पहले ना कोशिश करो सारा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर लो, ठीक है। एमसीक्यू का टेंशन मत लो, एमसीक्यू ईजी है, केस स्टडी क्रक्स भी है, आंसर्स भी सामने हैं, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब से पहली बात आपके पास केस स्टडी क्रक्स है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें बाद में भी टाइम नहीं लगेगा, उसका टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है। सॉल्व द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फर्स्ट, आप पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद आप सॉल्व करो क्या, केस स्टडी क्रक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया सारा, ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद थर्ड जो आपने मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताए जो आपको पीजीबीपी के प्लस आपको जो इनकम आईएनटी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि 35 केस स्टडीज़ में नहीं है बैप्स वगैरह पे, तो वो चीज़ें आप पढ़ लो। प्लस एक बार जो फोर्थ हमने अमेंडमेंट के लिए अलग से वो चीज़ को वापस दिया हुआ और उसके ऊपर एक वीडियो भी अभी अपन डाल रहे हैं, तो वो वाला वीडियो देख लो, ठीक है। और इतना अगर आप कर लोगे ऑटोमेटिकली तो आपके लिए हो जाएगा। कोशिश करना कि अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं, अगर एक बार हो चुका है तो आप दूसरी बार करने की कोशिश करना, या तो ऐसा करो कि एक बार सॉल्व कर चुके तो रेपिटेटिवली एग्जाम के पहले एक दिन पहले आप इसको एक बार या 2 बार कर लो, ताकि आपका जो पेपर है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। और प्लीज़ 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 करके पैनिक ना करें कभी आपको, क्योंकि ना मैं बच्चों को देख रही हूँ कि पैनिक करने की वजह से वो सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस रीड करके भी इंटरप्रीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, मैंने बहुत सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरप्रीट कर रहे हैं, स्पिरिट बहुत अच्छी है आप लोगों की, एंड डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑल विथ यू। आप सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे हो, ट्रस्ट मी, आप हर चीज़ पढ़ के जा रहे हो, हर लेवल के क्वेश्चंस करके जा रहे हो। कभी भी क्वेश्चन आप जब सॉल्व करो टैक्स लायबिलिटी का बाकी चीज़ों का, तो प्लीज़ एक चीज़ चेक करना कि आपको कंसेप्ट याद नहीं है, और ज़्यादातर कोशिश करना इसको सॉल्व करते टाइम कि आप बिना देखे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर बिना देखे सॉल्व हो गया ना बस, देन यू आर दी मास्टर ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। अब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको बिना देखे सॉल्व करो, बार बार रिवाइज कर लो, और वो 4-5 बार करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।